बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फ़िराय के साथ और मैं इफ्तिखार काज़मी। दो बड़ी खबरें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली खबर ये कि इमरान खान साहब के ऊपर वैसा ही मुकदमा दर्ज हो गया जैसा भुट्टो साहब पे दर्ज हुआ था और भुट्टो साहब उस मुकदमे में तख्ता-ए-दार तक चले गए थे। तो इमरान खान साहब के लिए पहली बार वो रास्ता हमवार होता नज़र आ रहा है जो तख्ता-ए-दार की तरफ जाता है। ये मुकदमा कौन सा है, क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही कोयटा की अदालत ने इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मच जेल में सफाइयाँ की जा रही है और अडयाला जेल में भी बैरक साफ कर दी गई है। अब खान साहब मच जेल ले जाए जाएंगे या अडयाला जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन खान साहब को अदालतों ने कुछ मुकदमात में रिलीफ भी दिया। 3 से 4 बड़े मुकदमात उनके जहां उन्हें रिलीफ मिला वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर है ये है कि प्रोजेक्ट इमरान के किरदार एक एक करके ना सिर्फ खुलते जा रहे हैं बल्कि एतराफ़ात भी करते जा रहे हैं और अपनी गर्दन फंसते हुए देखकर सफाइयां भी दे रहे हैं। जनरल बाजवा ने इसका आगाज़ किया था और उन्होंने इसका आगाज़ 2 सहाफ़ियों के साथ मुख्तलिफ मौके पर गुफ्तगू से किया। उसके बाद जनरल साकिब निसार साहब की गुफ्तगू आई और फिर जनरल फैज़ हमीद की गुफ्तगू भी आ चुकी है। आप जनरल साकिब निसार, मैं उन्हें जज साकिब निसार की बजाय उनका नाम जनरल रख दिया क्योंकि बार बार जस्टिस कहते हैं तो ज़हन में सवाल उठता है कि क्या ये वाकई जस्टिस थे, तो इनको जनरल कह दें। और ये एजाज़ी जनरल है, ऑनरी जनरल। ऑनरी जनरल जनाब साकिब निसार साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि लोग मुझे अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं। ना मैं अपसेट हूँ ना अंडर प्रेशर हूँ। तो अब साकिब निसार साहब ने अपनी सफाइयां देने के लिए एक और सहाफ़ी को चुना है। इससे पहले वो 2 सहाफ़ियों को इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके ज़रिए वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। अब एक और मारूफ सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी साहब, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की है और जिसमें जावेद चौधरी कहते हैं कि साकिब निसार साहब डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। तो उनसे गुजारिश ये कि आपने घबराना नहीं है। आपके जो कायदे मोहतरम इमरान खान, जिनको आपने इक़्तिदार में लाने के लिए पूरी कौम की ऐसी तैसी फेर दी, माँ पैनिक कर देती, तो वो नहीं घबराए, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ साहब पे रोज़ मुकदमा बनता है, रोज़ उनके लोगों को फैंटी लगती है और रोज़ वो जो है वो तकरीर करने के लिए टीवी पे बैठ जाते हैं। वो नहीं घबराए तो साकिब निसार साहब क्यों घबरा रहे हैं? जनरल फैज़ हमीद क्यों घबरा रहे हैं? और जनरल बाजवा जो कि मेन कैरेक्टर हैं, वो सारी स्कीम के सारे प्रोजेक्ट के हेड हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो वादा माफ़ बन गए। यानी वादा माफ़ उस तरह नहीं बने, लेकिन उन्होंने चूंकि अपने जराइम मान लिए और उन्होंने अपनी बहुत सारी गलतियां सुधार ली, तो इसलिए वो उनके ऊपर इतनी जो है वो फायरिंग नहीं हो रही, वो इतने ज़्यादा बंदूकों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। तो तोपों का जो रुख है वो है साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद की तरफ, और इमरान खान तो है ही। अब ये गुफ्तगू क्या की, साकिब निसार साहब ने क्या क्या बातें की जावेद चौधरी के साथ, बड़ी दिलचस्प है, वो आपको बताएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ और शेयर करते चले कि एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल टीवी के मालिक शुएब शेख, जिनके ऊपर एक बड़ा मशहूर केस था, एग्जैक्ट डिग्री केस, यानी ये जाली डिग्रियों का काम करते थे। 2016 का ये केस है और अक्टूबर 2016 में इन्होंने एक जज को 50 लाख रिश्वत देकर अपने केस ख़त्म कराने की कोशिश की थी। उसकी FIA को इंक्वायरी सौंपी गई थी और ये जज थे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्दुल कादर मेमन। इनको 50 लाख की उन्होंने ऑफर की थी कि मेरे मुकदमात ख़त्म करा दें। तो ये केस भी जो है वो नोटिस में आ गया, जज पकड़ा गया और इस केस में अब साबित हो गया कि शुएब शेख साहब ने ये रिश्वत दी। उनको बार बार FIA नोटिस कर रही थी लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे, तो अब वो धर लिए गए। इसके अलावा इमरान खान के 2 करीबी साथियों, जिनमें साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी, इन दोनों के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमे के मतन के मुताबिक इन्होंने गैर मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर करके शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। इसमें हाउसिंग सोसाइटी के मालिक समेत 10 मुलजमान को नामजद किया गया है और इसमें आमिर कियानी का बेटा फाद कियानी भी शामिल है और इसमें महकमा माल के कुछ पटवारी भी शामिल किए गए हैं। ये गैर मंजूर शुदा स्कीम थी और इनके पास RDA का NOC भी नहीं था। आमिर कियानी वही है जिन्होंने अद्वियात में माल कमाया था और इनके खिलाफ एक बड़ा स्कैंडल आया था इमरान खान साहब के दौर में। ये वफाकी वज़ीर सेहत थे और इन्होंने मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं
मेडिसिन की कंपनियां, उनसे कोई भारी माल पकड़ा और अद्वियात की कीमतों में इन्होंने 300 से 500% इजाफा किया था, जिसके बाद एक बड़ा स्कैंडल आया और कहा गया कि इन्होंने 200 से 300 अरब रुपए का माल कमाया और फिर उसके बाद इनको वजारत से हटा दिया गया, लेकिन इनको पार्टी में बड़ा ओहदा दे दिया गया। इन्हें इमरान खान का फ्रंट मैन समझा जाता है, तो ये भी इनका खिलाफ मुकदमा दर्ज है और FIA के मुताबिक इनकी जो है किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। तो इमरान खान साहब की तकरीर और बयान नशर करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी ख़त्म कर दी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और ज़ाहिर है उनको बड़े दिनों से खिताब आया हुआ था और वो 3-4 दिन से कोशिश कर रहे थे कि उनका ये वाला मामला हल हो और वो खिताब करें। तो जैसे ही उन पर पाबंदी हटाई गई है उन्होंने खिताब किया। पाबंदी के अलावा लाहौर में जो दफ़ा 144 लगाई गई थी वो भी ख़त्म कर दी गई, वो हुकूमत ने ख़ुद ख़त्म कर दी। उन्होंने पाबंदी वापस ले ली, दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ जो थी वो भी वापस हो गई। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 अदालतों में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दूसरी कचहरी और तीसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तीनों जगहों पे इमरान खान साहब के केसेस थे। तो तीनों जगहों से इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत मिल गई है और लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें शामिल तफ्तीश होने के लिए कह दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया और उसके बाद इमरान खान साहब ने कौम से आके खिताब किया। अब इमरान खान ने जो खिताब किया उसकी भी चंद अहम बातें आपको बता दूं। अब उन्होंने पहले वो अपने कत्ल की बात करते थे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अब उन्होंने कहा जी कि वो मुझे कत्ल नहीं कर सकते तो किसी और को कत्ल करवा देंगे, किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल करवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं सियासी आदमी हूँ, सबसे बात करूँगा सवाई चोरों के। तो अब पता नहीं सब कौन है जिनको ये चोर कहते हैं, वो OPDM में शामिल तमाम जमातें इनको इमरान खान साहब चोर कहते हैं, तो फिर ये बात किससे करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि ये लोग मुझे नायल कर दें या गिरफ्तार कर लें, मैं दोबारा सड़कों पर निकलूंगा, मैं मैच जीत चुका हूँ, हुकूमत ग्राउंड में ज़बरदस्ती खेल रही है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुझ पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, इनका प्लान अदलिया को तकसीम करने का है। चीफ जस्टिस के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई हुई लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी आर्मी चीफ से मुलाकात का नहीं कहा, मेरे खिलाफ जैसे पर्चे दर्ज हो रहे हैं जल्द ही मुझे लगता है कि मेरी सेंचुरी हो जाएगी। बरतानवी नशियाती इदारे को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया ना, उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा ख्याल ये था कि नया चीफ आएगा तो तब्दीली आएगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि सख्तियां बढ़ गई हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं और ये इलेक्शन जीत जाए। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, हर किस्म का बहाना बनाया जा रहा है कि इलेक्शन ना हो और मुझे डर है कि किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल करवा देंगे जैसे बेनज़ीर भुट्टो का हुआ। इनकी कोशिश है किसी तरह इलेक्शन से निकलें। तो इमरान खान साहब का इशारा ये कि किसी बड़ी शख्सियत को कत्ल करा के इलेक्शन पोस्टपोन करा दिया जाएगा। तो पहले वो अपना नाम लेते थे, अब उनका ख्याल ये कि उन तक चूँकि उन पर हमला कामयाब नहीं हो रहा या उनको मारने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही तो किसी और बड़ी सियासी शख्सियत को भी कत्ल करवाया जा सकता है। तो ये बात जो है ये बड़ी अलार्मिंग है और जिन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मरवा देंगे वो ताकतवर इदारे हैं, ताकतवर हल्के हैं और या हुकूमत है। तो हुकूमत और ताकतवर हल्के अगर किसी को कत्ल करा के इलेक्शन मुलतवी कराएंगे तो यकीनन फिर वो अपनी जमात के किसी लोग को कत्ल नहीं, किसी आदमी को कत्ल नहीं कराएंगे बल्कि वो किसी मुखालिफ को कत्ल कराएंगे। तो फिर अब तहरीक इंसाफ के जो बाकी बचे कुछ रहनुमा हैं उनको गौर करना चाहिए और चौधरी पुरला इससे दरख्वास्त है कि वो अपने हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त करें, क्योंकि अब वो बड़े आदमी है, वो PTI के सदर बन चुके हैं और अगर इमरान खान साहब का ख्याल है कि किसी बड़े आदमी को मारा जा सकता है तो PTI में गिनती के 2-4 ही बड़े लोग हैं, उनको अगर खुदा नास्ता उनके ऊपर कोई अटैक होता है या उनकी जान जाती है तो फिर इलेक्शन वाकई ख़तरे में पड़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ना होने का तो कोई मसला ही नहीं है। अब इमरान खान साहब पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मुकदमा उनके अपने कारकुन के कत्ल का दर्ज हुआ है। लाहौर में इमरान खान साहब ने रैली निकालने का ऐलान किया था तो उस रैली में उनके एक कारकुन की मौत हो गई थी जिसका नाम ज़िल्ले शाह है। उसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मौत तशद्दुद से हुई, लेकिन जो सरकारी ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई और उनके कत्ल की जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान साहब पर आयद होती है। और ये कोई मशकूक सा मामला है कि एक ऐसा शख्स जिसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसमें तशद्दुद नहीं किया, उसको हिरासत में लिया था लेकिन छोड़ दिया गया, उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ऐसे मासूम कारकुन का जो कत्ल है वो एक सियासी फ़ायदे के लिए किया जा सकता है। यानी इमरान खान साहब को इस पूरे खेल में एक लाश मिल गई है जिसको कंधे पर रख कर वो सियासत कर सकते हैं, जो उन्होंने शुरू कर दी है।
तो उसी के कत्ल का मुकदमा उन पे दर्ज हुआ है। तो अब इस मुकदमे को 50 लोग नामजद है, फवाद चौधरी भी है। अब फवाद चौधरी भी सफाइयाँ दे रहे हैं कि जी मैं तो लाहौर में था ही नहीं। तो भट्टो साहब भी उस वक्त मौजूद नहीं थे जब उनका कसूरी साहब का कत्ल हुआ था। और कसूरी साहब का कत्ल हुआ था तो भट्टो साहब को कहा गया कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो रही, तो उन्होंने कहा मैं तो हूँ ही नहीं, तो मेरा क्या ताल्लुक है। उनके खिलाफ आने थे जुर्म का, यानी जुर्म में मदद करने का इल्ज़ाम था। और उनके उनके खिलाफ फिर जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने गवाही दी कि जनाब हमने जो कुछ किया भट्टो साहब के साथ किया। तो ये उसी किस्म का मुकदमा हुआ है और इस मुकदमे को आसान मुकदमा नहीं है। यानी अगर कोई समझता है कि ये इमरान खान के वैसे मुकदमे जैसे पहले हो रहे हैं और उन मुकदमात में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो एक फ़र्क तो है कि इस वक्त अदलिया इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। उस वक्त तो ज़िया-उल हक साहब थे, उनके पास उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था और वो ताकतवर आदमी थे, फ़ौज पूरी इक़्तिदार में थी। उसके बाद अदालतें वो फ़ौज के इन्फ्लुएंस में थी। आज सूरत हाल वो नहीं है। आज अदलिया इमरान खान साहब को पूरी तरह फेवर देती हुई नज़र आती है, लेकिन कल क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये FIR चाहे सील हो जाए, चाहे इसको कहीं जो है वो एक्टिव कर दिया जाए, इसने कहीं ना कहीं अपना रंग ज़रूर दिखाना। तो ये वो FIR है जिसके बारे में जो लोग हैं वो कहते हैं जनाब कि ये खासी डेंजरस है। इसके अलावा कोयटा की अदालत ने इदारों के खिलाफ हिर्जा सराई करने केस में इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये इनका मुकदमा दर्ज था कोयटा के बिजली रोड थाने में और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसमें हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो बलूचिस्तान पुलिस जो है वो इस वारंट के साथ लाहौर में मौजूद है। वो उन्हें गिरफ्तार कर पाती कि नहीं कर पाती। वैसे इमरान खान साहब को किन्हें गिरफ्तार करना, आज तो अदालतों ने भी कह दिया कि जी हम बुरी जमानत वो अगर मनसूख कर भी दी जाए तो इमरान खान साहब को किससे गिरफ्तार करना कि जो अदालतों ने उन्हें 3 मुकदमात में बाकायदा रिलीफ दे दिया, हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया और मुख्तलिफ तारीखें दे दी है। तो इमरान खान साहब के लिए तो एक अच्छा दिन था कि वो अदालतें जिनके बारे में सोचा जा रहा था कि वो इमरान खान साहब को लटका देंगी और फड़ हो जाएगी, तो फिलहाल अदालतों से उन्हें कोई ख़तरा नहीं नज़र आता। लेकिन उनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो हर गुज़रते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है और ताकतवर होती जा रही है। यानी मुझे लगता है कि इमरान खान के गिर्द मुकदमात का इतना बड़ा जाल बुना जा रहा है कि आइंदा कई साल तक वो इन मुकदमात से ख़ुद को निकालते इनकी गुजर जाएगी। और ये अगर हुकूमत में ना आए, और जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा है कि हुकूमत में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें सामने आ चुकी है। उसी वाले से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत में नहीं आते तो फिर इनकी जो अगली मंजिल है वो अदालतें हैं, हवालातें हैं और जेलें हैं। तो ये नविश्ता दीवार है जो कि नज़र आ रहा है। बाकी मर्ज़ी अपनी है कि इस वक्त अगर इमरान खान को पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर रही या हुकूमत गिरफ़्तार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही या कर नहीं रही जानबूझ के, तो वो समझे कि ये उन्हें मोहलत मिली हुई है। तो इस मोहलत का से उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। और अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को एक तरफ वो कहते हैं हाथ में लाओ, सुलह कर लो और मुझे माफ़ कर दो, और दूसरी तरफ उनका गिरेबान पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये खास अब्दी आदत है या गिरेबान चात बांधने, और अगर उधर हाथ ना पड़े तो सीधा गोडे टिक पे देने, या फिर गोडे को हाथ लगाते सीधा किसी की दाढ़ी पकड़ लेते हैं। तो ये जो उनकी आदत है ना, ये लोग समझ चुके हैं। शायद यही वजह कि अब लोग उनकी कोई चीज़ बाय करने को तैयार नहीं है। तो साकिब निसार साहब ने जावेद चौधरी को बताया कि मुझे जानबूझकर गंदा करने की कोशिश की जा रही है और मुझे अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, मुझे अपसेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपसेट हूँ ना अंडर प्रेशर हूँ। ये लोग मेरी जान तो नहीं ले सकते। अब इमरान साकिब निसार साहब किससे अपसेट है, कौन उन्हें अंडर प्रेशर लाना चाहता है, ये सवाल जावेद चौधरी उनसे पूछते तो अच्छा होता, लेकिन इस सवाल का उनके कॉलम में मुझे कोई तज़किरा नज़र नहीं आया। लेकिन जितनी गुफ्तगू उन्होंने की है वो उन्होंने माजी की 2-4 मुलाकातों के हवाले से उनको सामने रखते हुए की है। तो वो ये कहते हैं कि जनरल साकिब निसार का व्हाट्सएप 4 दिन पहले हैक हो गया था। ये इस पर बहुत डिस्टर्ब थे और जब मैंने उनसे गुफ्तगू की तो ये मीडिया से भी नाराज़ है और भी लोगों से नाराज़ हैं। तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि ये जो व्हाट्सएप आपका गुम हो गया है या आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, गुम तो नहीं हुआ, तो इसमें कोई ऐसी ऑडियो और वीडियो तो नहीं थी जो कोई गलत इस्तेमाल कर सके। तो ये सवाल उनको अच्छा नहीं लगा। साकिब निसार साहब भड़क गए, बिदक गए
और उन्होंने कहा जी ये व्हाट्सएप जो है वो हैक करना ये चोरी है, तो जिसने भी चोरी की उसे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे इश्यूज़ में घसीटने, ख़राब करने और तकरीरों में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की क्या जस्टिफिकेशन है। और उन्होंने जावेद चौधरी से कहा कि आप तो कम से कम सच का साथ दें और दूसरों की ज़िंदगी में घुसने वालों के साथ ना चले। वो जावेद चौधरी हैं, वो सवाल करने से कहाँ बाज आते हैं, और फिर सहाफ़ी का काम है कि वो जज्बाती हुए बगैर सवाल कर दे। तो उन्होंने सवाल पूछ लिया कि क्या ये जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ थे, ये आप पे को असरअंदाज होते थे? जस्टिस साकिब निसार ने कलमा पढ़ लिया कि बिल्कुल मेरा इन दोनों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, वैसे कलमे से मुझे याद आया कि एक दफ़ा मैं भी एक केस में साकिब निसार साहब के सामने मुझे जाना पड़ा। ये कॉन्टेम्प्ट का केस था, और उस केस में उन्होंने, केस तो खैर वो जो भी था उसमें कॉन्टेम्प्ट नहीं हुई, ना कोई ऐसी बात थी, लेकिन वहाँ पे भी साकिब निसार साहब ने किसी एक बात पे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, और हर बात पे वो कस्में और कलमे पढ़ते थे। तो मुझे लगा उस वक्त भी कि इस शख्स को जो है बहुत आदत है कसमें खाने की और कलमा पढ़ने की, और ये शायद हम समझते हैं कि ये ज़्यादा जो झूठ लोग बोलते हैं वो दूसरों को यकीन दिलाने के लिए इसी तरह या कलमा पढ़ते हैं या अल्लाह का नाम लेकर उसे कसम उठाते हैं। तो इन झूठी कसमें खाने वालों पर खुदा ने भी लानत की हुई है। तो उस वक्त मेरा इनके बारे में एक ख्याल था कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक अदालत में उस वक्त भी झूठ बोला था कि नवाज शरीफ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न था न है, जबकि मेरे इल्म में था कि ये नवाज शरीफ के दौर में सेक्रेटरी कानून भी रहे थे। और जब ये आए थे, बने थे चीफ जस्टिस, तो नवाज शरीफ ने कहा था कि यार साकिब निसार साहब से हमारी अच्छी सलाम दुआ है, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पता नहीं इनको ये बात बुरी लगी थी या क्या थी, या इनको लगा कि इन्होंने मुझे ज़ाती नौकर समझ लिया। तो जावेद चौधरी ने कहा जी, उन्होंने कलमा पढ़ के कहा कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि जनरल फैज़ जैसा शख्स मुझसे रब्ता कर सकता, मुझसे मिल सकता, और मैं इसकी ख्वाहिश पूरी करता। मैं जनरल फैज़ अमीर से क्यों मिलूँगा? ना इसमें इतनी ज़रूरत थी कि मुझे फ़ोन करता या मुलाकात करता। यहाँ भी मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि यहाँ भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मेरा केस चल रहा था तौहीन अदालत का, तो उस वक्त मुझे भी ये इम्प्रेशन था कि ये तो जनरल फैज़ तो बड़े यानी जर्नैल थे, जो बड़े यानी लो रैंक के ऑफिसर होते हैं फ़ौज के अंदर, मेजर कर्नल, इस तरह के जो इस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी ये साकिब निसार जो है वो दबकता था। और ये मैं आई विटनेस भी हूँ, और मैं समझता हूँ कुछ लोग उनसे इस हवाले से मिलते भी थे, शायद उनके अपने मामला हो गए, लेकिन उनसे ये दबे दबे नज़र आते थे। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने इतने फ़ैसले किए, कोई उनकी बात नहीं करता, मैंने बड़े अच्छे अच्छे फ़ैसले किए, और जो 3 सवाल मेरे सामने रखे गए तो उसमें मैंने उन्हें सादिक अमीन डिक्लेयर कर दिया। अब वो सादिक अमीन है या नहीं है, मेरी बला जाने, मुझे क्या पता। हम फैसले करते हैं, फैसले गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, तनकीद भी होती है, डिस्कस भी होते रहते हैं। मेरे फैसले रिकॉर्ड का हिस्सा है, इंसान हूँ, गलती हो जाती है। और फिर उन्होंने कहा कि वो जहांगीर तरीन के बारे में बताएं कि क्या वो बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हुए थे। तो बोले आप जजमेंट पढ़ लें। इसका जवाब मैं नहीं, जजमेंट देगी। फिर उन्होंने पूछा कि इमरान खान ने आपसे कोई रब्ता किया? उन्होंने कहा हाँ, वो मेरी मदद चाह रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं कोई मदद कर नहीं सकता, मैं कोई बात करना नहीं चाहता। फिर पूछा गया कि क्या वो कोई मौजूदा मुकदमात के हवाले से मदद चाह रहे थे? तो साकिब निसार साहब फिर नाराज़ हो गए और कहा कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, यानी मैं ना हाँ में ना में, जजेस आज़ाद हैं, ये मेरी बात क्यों मानेंगे? उनसे पूछा गया कि अगर आपकी और इमरान खान की कोई प्राइवेट गुफ्तगू ऐसी हुई, उसमें व्हाट्सएप में वो लीक होगी, तो क्या करेंगे? तो क्या ये आप लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं हुआ? तो साकिब निसार साहब कहते रहे, यानी अपने आप से बाहर हो गए और कहा तुम लोगों ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, बदएतमादी और बेतबारी पैदा कर दी है, और आप मेरे साथ भी यही कर रहे हो। यानी वो मीडिया पे भड़क रहे थे कि मीडिया तुमसे सवाल कर रहा है तो ये मीडिया जो है वो गलत कर रहा है। उन्होंने कहा मैं डरने वाला नहीं हूँ। जावेद चौधरी साहब ने फिर सवाल दाग दिया। जावेद चौधरी साहब बड़े शरारती आदमी हैं। उन्होंने कहा जनाब फिर किसको समझते आप, अगर आपने बर्बाद नहीं किया, कौन है जो सारी बर्बादी की वजह है? तो बोले हम सब जिम्मेदार हैं, किसी एक इदारे को जिम्मेदार नहीं समझता, सब लोगों और इदारों ने मिलकर इस मुल्क को तबाह कर दिया है। तो इस मुल्क के बारे में सोचें, बच्चों के पीछे ना पड़ जाएं, रेटिंग के पीछे ना दौड़े। मतलब वो आ जाके अपने सवालों का जवाब देने की बजाय उनको लगता है कि मीडिया शायद रेटिंग के लिए उन पर गुफ्तगू कर रहा है। तो मीडिया को जरूरत नहीं है जनरल साकिब निसार साहब के ऊपर बात करने की, लेकिन ठीक है,
जब खबर अच्छी होती है और ख़बर में कोई बड़ी अवामी दिलचस्पी की बात होती है तो रेटिंग ऑटोमेटिक मिलती है। तो अगर इस खबर में कोई दिलचस्पी का मवाद है तो रेटिंग मिलेगी, कौन रोक सकता है। उनसे फिर सवाल पूछा गया कि जनरल फैज वहीं से कोई राब्ता है, तो बोले बिल्कुल नहीं। जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के बाद ये कुछ 2.5-3 महीने बाद मेरे घर आए थे जनवरी 2023 में। हमने चाय शाय पी, गपशप, चूंकि ये खबर मीडिया में आ चुकी है तो इसके बारे में उन्होंने इतराफ़ कर लिया। तो जावेद साहब ने पूछा कि आपने इससे कबल भी एक फैमिली समेत उनके घर गए थे आप? तो कह रहे हाँ हाँ, वो गैर सियासी मुलाकातें थी, फैमिली मीटिंग थी, इनका सियासत, यानी जो जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ हमीद आए थे घर पे वो सियासी मीटिंग थी। इससे पहले वो जो मुलाकातें कर रहे थे वो गैर सियासी थी। और बाबा सच बोलना सीख ले, बाबा रहमता, ये फंसे हुए बुरी तरह। तो उन्होंने वो फिर ज़ाहिर इसके ऊपर बड़ी लंबा चौड़ा कॉलम में कई सवाल पूछे, कई जवाब, तो मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी। जावेद चौधरी साहब की गुफ्तगू का क्रक्स ये है कि जब मैंने बात की है जनरल साकिब निसार साहब से, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये डिस्टर्ब भी हैं और परेशान भी है। तो भैन जिहड़ा खादिया गाजरा टिड्डों दे पीड़, तो अंदर तो खुलबुली मची हुई है ना। तो उन्हें पता है कि मैं किसी मामले में पकड़ा गया, रगड़ा गया तो फिर मेरी खैर नहीं। तो जनाब सफाइयाँ देते फिर जिसने जितनी सफाइयाँ देनी है, तारीख ने तमाम किरदारों को नंगा कर दिया है जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बुरा किया, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। और अभी तो कहते हैं ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदो नवा के लोगों को बहुत